नए साल के कुछ ही दिनों बाद वैभव से जुड़ा वह सारा तूफान खड़ा हो गया था। रिश्तों की दरारें, लोगों की चिंता, सब कुछ एक साथ। होम टाउन जाने की योजना यूं ही टलती चली गई। अनिका ने गंभीर होकर कहा, मैंने सुना कि तुमने वैभव से क्या कहा, संपत्ति का मामला जितनी जल्दी हो सुलझा लो उतना बेहतर है, और याद रखना अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो हमें बताना। शनाया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगी। अनिका हंस पड़ी और थोड़ी खींच के साथ, तुम हमेशा यही कहती हो लेकिन कभी मुझे शामिल ही नहीं करती, हर बार अकेले ही सब निपटा लेती हो। उसके जहन में वह दिन कौंध गया जब शनाया ने पूरी टीम के साथ शुभम गुप्ता के घर पर धावा बोल दिया था। जस्मीन ने तब पूछा था, क्या अनिका को भी बुलाए, और शनाया ने उसे बताया तक नहीं। अनिका को आज भी लगता था जिंदगी का सबसे रोमांचक तमाशा उसने मिस कर दिया, जिसके बाद अचानक से किसी ने शनाया को जोर से अपने बाहों में ले लिया, जिसे देखते ही अचानक वैभव की भौहें सिकुड़ने लगी और वो अनिका हंस पड़ी थोड़ी खींच के साथ, तुम हमेशा यही कहती हो लेकिन कभी मुझे शामिल ही नहीं करती, हर बार अकेले ही सब निपटा लेती हो। उसके जहन में वह दिन कौंध गया जब शनाया ने पूरी टीम के साथ शुभम गुप्ता के घर पर धावा बोल दिया था। जैस्मीन ने तब पूछा था, क्या अनिका को भी बुलाएं, और शनाया ने उसे बताया तक नहीं। अनिका को आज भी लगता था जिंदगी का सबसे रोमांचक तमाशा उसने मिस कर दिया। शनाया हंस पड़ी और आगे बढ़कर अनिका को गले लगा लिया। उसके स्पर्श में अपनापन और शरारत दोनों थे। नाराज मत हो अनिका, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ अगली बार जो भी मजेदार हंगामा होगा उसमें तुम जरूर शामिल रहोगी। अनिका ने आंखों में चमक लिए जवाब दिया, मुझे पकड़ो मत, तुम्हारा आदमी मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे अभी भस्म कर देगा। कहते हुए उसने हल्के से शनाया को एक ओर धकेला और हंसते हंसते रसोई की ओर चली गई जहां से खाने की खुशबू आ रही थी। शनाया ने अनायास ही वैभव की ओर देखा। उसका चेहरा सख्त था, आवाज में हल्की जलन छिपी हुई थी। औरत ही सही, वैभव ने कहा, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि तुम उसे गले लगाओ, अगर किसी को पकड़ना है तो मुझे पकड़ो। शनाया ने पल भर में उसकी ओर झुककर उसके गाल पर हल्की सी चुंबन जड़ दी, फिर शरारत से गाल को चुटकी काट ली। ठीक है, उसने हंसते हुए कहा, अब से सिर्फ तुम्हें ही पकड़ूंगी, अब हाथ धो लो, तुम्हें खाना खिला दूं, फिर मुझे मौसी के घर जाना है। वैभव ने ऐसे शिकायत की जैसे कोई नेग्लेक्टेड पति हो। मेरे पास करने को कुछ नहीं है, फिर भी तुम मुझे साथ नहीं चलने दे रही। शादी के बाद से हम एक भी प्रोग्राम में साथ नहीं गए। शनाया ने भौं उठाई, आंखों में हल्की चुनौती तैर गई। और वो किसकी गलती है? वैभव तुरंत चुप हो गया। गलती उसकी ही थी। अगर उसने अपनी पहचान उससे छुपाई न होती तो कब के दोनों साथ में सोशल प्रोग्राम्स की शान बन चुके होते। अब हाल यह था कि वह घर पर रह जाता और उसकी पत्नी अकेले बाहर जाती। मन ही मन खींचते हुए भी वैभव को देखना पड़ा कि शनाया अनिका की कार में बैठी और गाड़ी धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। कुछ देर किताबों की दुकान के बाहर खड़ा रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, लगता है मेरी पत्नी ने ही मुझे छोड़ दिया है। गायत्री शर्मा जी। पास ही खड़ी गायत्री शर्मा, जो वर्षों से वैभव की देख रेख कर रही थी, शांत स्वर में बोली, साहब आपकी पत्नी जो कुछ भी कर रही हैं आपके लिए ही कर रही हैं, आपको आभारी होना चाहिए। शनाया गायत्री शर्मा के करीब थी। वैभव की असली पहचान सामने आने के बाद सुंदर ने हालात पर विचार किया और तय किया कि गायत्री शर्मा अपनी नौकरी जारी रखेंगी शनाया के साथ। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, वैभव ने कहा। वह जानता था कि शनाया के मन में कहीं ना कहीं संकोच है, लेकिन उसके लिए उसका अतीत, उसका सामाजिक स्तर कुछ भी मायने नहीं रखता था। वैभव के लिए शनाया ही काफी थी। वह किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ? हर किसी की जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब उसके पास कुछ नहीं होता। हर कोई बड़े शहर में, बड़े घर में पैदा नहीं होता। गायत्री शर्मा ने धीरे से कहा, लेकिन आपकी पत्नी को इसकी परवाह है। वह आपके संसार में खुद को ढालना चाहती है, सीखना चाहती है, क्योंकि वह आपसे प्यार करती है। आगे का रास्ता लंबा और मुश्किल है। वह आपके बराबर खड़ी रहना चाहती है। हमें उसका पूरा साथ देना चाहिए। एक बड़े परिवार की बहू होना आसान नहीं होता। मैडम राणा का नाम अपने साथ दबाव और जिम्मेदारियां लेकर आता है। शनाया ये सब वैभव के लिए कर रही थी। खुद को बेहतर बनाने की उसकी कोशिशें बस एक ही बात कहती थी, वह उसे सच्चे दिल से चाहती है। आखिर कौन किसी के लिए खुद को बदलता है अगर दिल से जुड़ाना हो? वैभव की आवाज में अनकहा डर झलकाया। मुझे डर है कि कहीं उसे यह सब भारी न पड़ जाए। आखिरी चीज जो मैं चाहता हूं वह यह है कि वह कह दे कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं और तलाक मांग ले। गायत्री शर्मा ने बिना झिझक कहा, आपको खुद पर भी भरोसा रखना चाहिए और उस पर भी साहब। काफी देर की चुप्पी के बाद वैभव ने ठंडी आवाज में कहा, वह मुझे छोड़ सकती है अगर चाहे, लेकिन उसके अकेले होने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर वह विधवा बने। गायत्री शर्मा स्तब्ध रह गई। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा। अच्छा ही था कि शनाया वहां नहीं थी, वरना वैभव के ये कठोर शब्द एक और तूफान खड़ा कर देते। ट्रैफिक पुलिस द्वारा अंकुश की कार जब्त कराए जाने के बाद ही वैभव अपने सुरक्षा दल के साथ वहां से रवाना हुआ। मित्तल निवास में आखिरकार शनाया ने वह गाउन पहना जिसे उसकी चुनिंदा नजर वाली मौसी माधुरी ने खुद उसके लिए चुना था। माधुरी ने उसके पूरे पहनावे को अपने हाथों से संवारा था, मानो हर सिलवट में भविष्य की चमक छुपी हो। आईने में खुद को देखते हुए शनाया को लगा यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, यह उसके नए जीवन की एक और परीक्षा थी और वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। शनाया का मानना था कि वह कुछ भी पहन ले, उसकी सादगी ही उसकी पहचान थी। लेकिन माधुरी मौसी इस बात पर अड़ी थी कि आज की शाम के लिए सही ढंग से तैयार होना जरूरी है। आज का कार्यक्रम किसी बेहद एलीट क्लास तक सीमित नहीं था, बल्कि अपर मिडिल क्लास के लिए आयोजित किया गया था, जहां चेहरे से ज्यादा व्यवहार और चाल ढाल देखी जाती है। माधुरी ने पहले इस सामाजिक आयोजन में जाने का मन नहीं बनाया था, लेकिन जब शनाया ने उनसे मदद मांगी तो उन्हें लगा कि यह शनाया के लिए उस सामाजिक दायरे में प्रवेश करने का सही मौका हो सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने होस्ट को सूचित किया कि वह शनाया के साथ आएंगी ताकि उसकी शुरुआत सहज हो सके। क्योंकि यह कोई शाही या बेहद हाई लेवल प्रोग्राम्स नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा भड़कीला पहनावा जरूरी नहीं था। माधुरी ने जानबूझकर शनाया के लिए सबसे महंगा या चमकदार गाउन नहीं चुना। वैसे भी शनाया की काया छरहरी थी, नैन नक्श तीखे और व्यक्तित्व में एक स्वाभाविक गरिमा थी। कोई भी पोशाक उस पर फप जाती। जब शनाया गाउन पहनकर बाहर आई तो माधुरी की आंखों में संतोष झलक आया। शनाया, उन्होंने कहा, तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अलग ही नजाकत है। यह ड्रेस तुम्हारे शरीर पर बहुत खूबसूरत लग रही है। बस एक बात याद रखना, तेज मत चला करो। हालांकि शनाया ने आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ली थी और उसके कदमों में आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी चाल में वह पारंपरिक नरमी नहीं थी जो अक्सर समाज की महिलाओं में देखी जाती है। उसका चलना तेज था, काफी तेज। शनाया ने आधी हंसी आधी शिकायत में कहा, मौसी इन हील्स में तो मैं किसी को कुचल भी सकती हूँ। वह ज्यादातर स्नीकर्स या फ्लैट्स पहनने की आदी थी,
सिर्फ कभी कभार जब जैस्मीन या सक्सेना मैडम के साथ किसी अच्छे कार्यक्रम में जाती तब किटन हील्स पहन लेती थी। ऊंची एड़ी की सैंडल उसके लिए लगभग अजनबी थी। माधुरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम अनिका के साथ किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस में निवेश करना चाहो तो मैं पूरा समर्थन दूंगी। तेज चलना मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन आज की रात तुम्हें एक लेडी की तरह पेश आना होगा। धीरे धीरे चलना। याद है परसों शॉपिंग करते समय मैं तुम्हारे साथ चल ही नहीं पा रही थी। यह सुनकर शनाया के गाल हल्के से लाल हो गए। तभी अनिका ने मुस्कुराते हुए एक डिब्बा खोला। उसमें आज की रात के लिए चुनी गई बेहद खूबसूरत पतली और ऊंची स्टिलेटो हील्स थी। उन्हें देखते ही शनाया का दिल थोड़ा बैठ गया। मौसी, अनिका, उसने संकोच से पूछा, मुझे डर लग रहा है। ये हील्स बहुत ऊंची और पतली हैं, अगर मैं दौड़ी तो टूट तो नहीं जाएंगी? माधुरी कुछ पल के लिए निरुत्तर रह गई। अनिका हंस पड़ी। कोई तुमसे इन हील्स में दौड़ने को नहीं कह रहा। शनाया ने एक बार मौसी के चेहरे की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर हील्स पहन ली। उसने अनिका का हाथ थामा, उठी और बहुत सावधानी से कुछ कदम चलने की कोशिश की, दिल ही दिल में जूते उतार फेंकने की तीव्र इच्छा दबाते हुए। उसे अपने घर की आरामदेह चप्पलों की बहुत याद आ रही थी। इन हील्स में सीढ़ियां उतरो, माधुरी ने निर्देश दिया, और सामने लॉन में कुछ चक्कर लगाओ। जब तुम्हें सहज लगने लगे तब हम निकलेंगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह कपड़ों और जूतों के चुनाव में इतनी व्यस्त हो गई थी कि अभ्यास करवाना ही भूल गई। शनाया ने चुपके से जीभ बाहर निकाली, लेकिन मौसी की बात टालने की हिम्मत नहीं हुई। वह संभल कर कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी साथ चलती हूँ शनाया अम्मा, अनिका ने कहा। शनाया की हालत पर तरस खाकर वह हंसते हुए उसके साथ हुई। कमरे से बाहर निकलते ही अनिका ने देखा शनाया रेलिंग को कसकर पकड़े चल रही थी। उसने शरारती सहानुभूति के साथ कहा, यह सब तुमने खुद चुना है, किसी से भी मदद ले सकती थी, लेकिन तुम मेरी माँ के पास गई। उन्हें शिष्टाचार से प्यार है, लगभग रानी के दरबार जैसी ट्रेनिंग दे सकती हैं। अगर जरा भी गलती हुई तो वह कहेंगी, फिर से शुरू करो। शनाया के पास कहने को कुछ नहीं था। आखिर वह और किसके पास जाती? अगर वह वैभव के पास जाती तो वह उसे सर पर बैठा लेता और शायद चप्पल पहनकर ही बाहर जाने देता। अनिका ने मुस्कुराते हुए उसका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में अभी काफी समय है, आराम से अभ्यास करो, मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ। लॉन में डूबती शाम की रोशनी के बीच ऊंची एड़ियों पर लड़खड़ाती शनाया अपने नए संसार की ओर धीरे धीरे लेकिन पूरे हौसले के साथ बढ़ रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए शनाया शाह हर कदम बहुत संभल कर रख रही थी। उसे डर था कि फर्श कहीं फिसलन भरा ना हो। ऊंची एड़ियों में जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती थी। उसी वक्त बाहर से करणवीर और आयशा अंदर आए। आयशा गर्भवती थी, इसलिए आज वह अपने मायके में ही खाना खाकर लौटी थी और ऑफिस से निकलकर करणवीर उसे लेने गया था। दोनों ही शनाया की असामान्य सावधानी देखकर ठिठक गए। क्या हुआ शनाया? आयशा ने चिंता से उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। पैरों में दर्द है क्या? अनिका हल्के से हंस पड़ी। इसके जूते देखो आयशा, ये ऊंची एड़ियों की आदि नहीं है। मम्मी ने कहा है कि बाहर थोड़ी देर चलने का अभ्यास कर ले ताकि निकलते वक्त आराम से चल सके। आयशा की नजर शनाया की स्टिलेटो हील्स पर गई, फिर उसके चेहरे पर। उसने स्नेह से शनाया के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, मुश्किल तो है, लेकिन अगर तुम वैभव राणा के बारे में सोचो तो हर कठिनाई आसान लगने लगेगी। वह जानती थी शनाया का रास्ता अब लंबा था। अगर उसे वैभव की सामाजिक दुनिया में अपनी जगह बनानी थी तो उसे खुद को बदलने की कोशिश करनी ही होगी। करणवीर भी पास आया। उसने बस एक नजर शनाया के पैरों पर डाली और कुछ कहे बिना चुपचाप खड़ा रहा। मैं बाहर जाकर अभ्यास कर लूंगी, शनाया ने धीरे से कहा। जाओ, आयशा ने मुस्कुराकर चिताया, लेकिन ध्यान रखना गाउन पहना है, कहीं दाग न लग जाए। शनाया ने सिर हिलाया और भी सावधानी से कदम बढ़ाने लगी। अनिका उसके साथ बाहर चली गई। लॉन में कुछ चक्कर लगाने के बाद जब शनाया की चाल थोड़ी संतुलित होने लगी, अनिका ने चुपके से उसका एक छोटा सा वीडियो बना लिया और वैभव को भेज दिया। जब वैभव को पता चला था कि अनिका माधुरी मौसी की बेटी है तो उसने बिना किसी शोर शराबे के उसे अपनी ब्लैकलिस्ट से हटा दिया था। एक रात जब शनाया सो रही थी, उसने सोशल मीडिया खंगालते हुए अनिका की पोस्ट भी अनब्लॉक कर दी थी। इसलिए अब अनिका का भेजा वीडियो सीधे उसके फोन पर आ गया। वीडियो के साथ एक संदेश था। कुछ समय पहले तक वैभव ने अनिका को हर जगह से ब्लॉक कर रखा था, लेकिन जिस दिन उसे पता चला कि शनाया मशहूर समाज सेविका माधुरी की बेटी है, उसी दिन उसने बिना किसी को बताए अनिका को ब्लैकलिस्ट से हटा दिया। इतना ही नहीं, उस रात जब शनाया सो रही थी, वैभव ने चुपचाप उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी। उसने वह सेटिंग भी हटा दी जिसमें शनाया की पोस्ट्स अनिका से छिपाई जा रही थीं। आज उसी वजह से वह वीडियो सीधे वैभव तक पहुंचा। वैभव ने जवाब देने में देर नहीं की। अनिका उस मैसेज को देर तक देखती रही। उसकी आंखों में राहत भी थी और एक अनकहा डर भी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस शनाया के साथ आंगन में टहलती रही ताकि शनाया आराम से चल सके बिना किसी दबाव के। जब दोनों मुख्य गेट तक पहुंची तभी अनिका की नजर अचानक बगल वाले विशाल बंगले पर पड़ी। वहां कई लग्जरी कारें खड़ी थीं। वह बंगला जिसे उसके पुराने पड़ोसी सालों पहले कर्ज चुकाने के लिए बेचकर चले गए थे। अनिका की मां चाहती थी कि वह बंगला खरीदकर दोनों प्रॉपर्टीज को जोड़ दिया जाए, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंगला बिक चुका था और सबसे ज्यादा चिढ़ाने वाली बात करणवीर तक, जिसे सबसे पहले खबर मिली थी, समय पर कदम नहीं उठा पाया। अनिका ने झुंझलाकर कहा, इतनी जल्दी किसने खरीद लिया? यकीन नहीं होता कि कोई हमसे भी तेज निकला। शनाया ने उसकी दिशा में देखा। क्या देख रही हो? वो बगल वाला बंगला हाल ही में बिका है। हमारा परिवार लेना चाहता था, लेकिन बस एक कदम पीछे रह गए। अनिका ने अफसोस से कहा, जिसके पास इतना पैसा है वो नया बंगला क्यों नहीं बनवाता? जमीन खरीदकर खुद का घर बना सकता था। शनाया हल्की मुस्कान के साथ बोली, दिल्ली अब पूरी तरह विकसित हो चुकी है। यहाँ इतनी बड़ी जमीन मिलना आसान नहीं, और जो छोटे घर मिलते हैं वो ऐसे भव्य बंगलों के सामने कुछ भी नहीं। वह इलाका पुराने रईसों का था जिन्होंने वक्त रहते दिल्ली की कीमती जमीनें खरीद ली थी। अनिका ने सहमति में सिर हिलाया। इसलिए जैसे ही खबर फैली कि वो बंगला बिकेगा, सब उस पर टूट पड़े। तभी बगल के बंगले से कुछ लोग बाहर निकले। अनिका की आंखें चौड़ी हो गईं। वो वही है। शनाया ने ध्यान से देखा और पहचान गई। ये आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? आखिर किसने खरीदा है वो बंगला? जानने के लिए तभी बगल के बंगले से कुछ लोग बाहर निकले। अनिका की आंखें चौड़ी हो गईं। वो वही है। शनाया ने ध्यान से देखा और पहचान गई। क्या वो रविंद्र जिंदल नहीं है, अन्यनबर्ग वाले? हाँ, अनिका की आवाज में खींच थी। उनका तो पहले से दिल्ली में घर है, फिर ये दूसरा बंगला क्यों? और सबसे बड़ी बात, हमसे पहले डील क्लोज कर ली। उसके शब्दों में जलन छुपी नहीं थी। क्या वो दिल्ली में ही बसने का सोच रहे हैं? अनिका ने खुद से सवाल किया। रविंद्र जिंदल ज्यादातर मित्तल ग्रुप के दिल्ली ऑपरेशंस देखते थे।
लेकिन उनका आना जाना अन्यनबर्ग लगा रहता था। अब इतने बड़े बंगले की खरीद, सवाल खड़े होना स्वाभाविक था। शनाया ने सहजता से कहा, अमीर लोगों के लिए एक से ज्यादा घर रखना आम बात है। फिर उसने हल्के से हंसते हुए छोड़ा, मेरे पति ने तो मुझे चाबियों और प्रॉपर्टी के कागजों का पूरा गुच्छा थमा दिया है संभालने के लिए। अनिका ने उसे देखा। उस मुस्कान में भरोसा था, प्यार था और वो सच्चाई जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वैभव राणा ने जब अपनी सारी संपत्तियां उसके सामने रख दी थीं, तब भी शनाया शाह ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए उसने कभी गिनती ही नहीं की कि उसके पति के पास आखिर कितने मकान हैं। लेकिन एक दृश्य आज भी उसके मन में साफ था, कागजों का एक मोटा सा ढेर, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और उनके पास रखी कई की रिंग्स जिनमें दर्जनों घरों की चाबियां थीं। सब मिलकर ऐसा लग रहा था मानो चाबियों का एक छोटा सा पहाड़ हो। अनिका मित्तल ने वही दृश्य याद करते हुए हल्की सी सांस छोड़ी और कहा, तुम ठीक कह रही हो। उसी पल बगल वाले विशाल बंगले का दरवाजा खुला। रविंद्र जिंदल बाहर निकले और अपनी कार की ओर बढ़ने लगे। तभी उनके एक बॉडीगार्ड ने उनके कान में कुछ कहा। रविंद्र रुके, पीछे मुड़े। उनकी नजर अनिका और शनाया पर पड़ी। एक पल का ठहराव, फिर उन्होंने दिशा बदल ली और उनकी ओर चल पड़े। रविंद्र को अपनी ओर आते देख अनिका ने तुरंत अपने घर का दरवाजा खोला और मुस्कुराकर बोली, लगता है फिर मुलाकात हो रही है मिस्टर जिंदल। रविंद्र ने भी सहज मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ ऐसा ही लगता है। उन्होंने शालीनता से सिर झुकाकर शनाया का अभिवादन किया। नमस्ते मिसेस राणा। नमस्ते मिस्टर जिंदल। शनाया ने उतनी ही विनम्रता से उत्तर दिया। अनिका ने बिना भूमिका बांधे सवाल कर दिया, क्या वो बगल वाला बंगला आपने खरीदा है? हाँ, रविंद्र ने शांत स्वर में कहा। मैंने ही खरीदा है। अनिका हल्के से हंसी। आपकी जानकारी काफी तेज है। हम लोग 10 साल से इस परिवार के पड़ोसी रहे हैं, इसलिए हमें लगा था कि सबसे पहले खबर हमें ही मिलेगी। लेकिन जब हमने खरीदने की कोशिश की तो बताया गया कि बंगला पहले ही बिक चुका है। बस यही जानना चाहती थी कि खरीदार कौन है, पर यह उम्मीद नहीं थी कि वो आप होंगे। रविंद्र हंस पड़े। मैंने आपके पड़ोसी की पूरी कॉर्पोरेशन खरीद ली है। जब मुझे पता चला कि वो लोग कर्ज चुकाने के लिए बंगला बेचना चाहते हैं तो मैं उनके साथ वापस आया देखने के लिए। पसंद आया और सौदा कर लिया। फिर उन्होंने हल्के से मजाक में जोड़ा, अब सोचता हूं अच्छा हुआ जल्दी कर ली, वरना शायद ये बंगला आपके परिवार के पास होता। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब हम पड़ोसी हुए। आप रेनोवेशन करवा रहे हैं ना? बिल्कुल, रविंद्र ने जवाब दिया। मौजूदा इंटीरियर मुझे पसंद नहीं है, मैं नया डिजाइन बनवाऊंगा, लेआउट भी बदलूंगा। अनिका ने भौहें उठाई। मुझे नहीं लगा था कि आप सब कुछ बदलना चाहेंगे। रविंद्र ने गंभीर लेकिन सहज स्वर में कहा, नया घर लिया है तो उसे अपने मन के मुताबिक बनाना कोई गलत बात नहीं है। उनकी नजर कुछ क्षणों के लिए अनिका पर ठहर गई। घर खरीदना एक बड़ा फैसला होता है। मैंने इस बंगले में बहुत निवेश किया है। जब तक जगह मेरे स्वाद की नहीं होगी मैं यहां सहज महसूस नहीं कर पाऊंगा। अनिका को अपने घर की याद आ गई। कैसे उनके परिवार ने भी नामी इंटीरियर डिजाइनर बुलाकर हर कोना अपनी पसंद से बनवाया था। वह समझदारी से बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आगे चलकर हम पड़ोसी ही हैं तो क्यों ना अंदर आकर एक कप चाय पी जाए। रविंद्र ने इन्विटेशन स्वीकार कर लिया। वह अनिका और शनाया के साथ घर के भीतर आए। ड्राइंग रूम में करणवीर, मित्तल और उनकी पत्नी बैठे हुए थे। माधुरी भी वहीं थी। अपने बेटे की पत्नी से किसी बात को लेकर चिंतित स्वर में सवाल कर रही थी। जैसे ही उन्होंने किसी अनजान पुरुष की आवाज सुनी, उनकी नजर दरवाजे की ओर गई। उन्होंने देखा उनकी बेटी और भतीजी एक युवा व्यक्ति को भीतर ला रही थी। करणवीर ने रविंद्र को पहचान लिया। वह तुरंत उठे, कुछ कदम आगे बढ़े और मुस्कुराकर बोले, आज हवा काफी तेज लगती है जो आपको यहां तक ले आई मिस्टर जिंदल। रविंद्र उसकी बातें सुन हंस पड़े। जी हाँ, इतनी तेज हवा ही मुझे यहां पहुंचा सकती थी। दोनों परिचित थे लेकिन करीबी नहीं। रावत कॉर्पोरेशन और राणा ग्रुप के साथ रविंद्र का रिश्ता गहरा था, लेकिन मित्तल ग्रुप और राणा ग्रुप की बिजनेस कॉम्पिटिशन के कारण रविंद्र और करणवीर के बीच सिर्फ फॉर्मल जान पहचान थी। माधुरी ने रविंद्र का नाम सुना था, एक बार दूर से देखा भी था, लेकिन आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। करणवीर के एड्रेस से उन्हें समझ आया कि सामने कौन खड़ा है। नमस्ते, रविंद्र जिंदल, माधुरी ने सौम्यता से कहा और बैठने का इशारा किया। बीच में आने के लिए माफी चाहता हूं, रविंद्र बोले। माधुरी हंस पड़ी। अरे इसमें परेशानी कैसी? फिर उन्होंने करणवीर की ओर देखकर जोड़ा, ये वही हैं जिन्होंने हमारे बगल वाला बंगला खरीदा है, अब हमारे नए पड़ोसी होंगे। करणवीर और माधुरी दोनों एक पल के लिए चौंक गए। करणवीर मुस्कुराए, तो ये आप हैं? लगता है आप हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। रविंद्र ने सीधा सा जवाब दिया, मैंने उनकी कंपनी खरीदी है। तभी सारी बात समझ में आ गई। इसीलिए रविंद्र मित्तल परिवार से पहले कदम उठा पाए थे। नौकरानी चाय और नाश्ता ले आई। रविंद्र ने शालीनता से चाय की चुस्की ली, लेकिन मिठाइयों को छुआ तक नहीं। शनाया ने यह नोटिस कर लिया, वह वैभव की तरह ही मीठा खाने के शौकीन नहीं थे। रविंद्र ज्यादा देर नहीं रुके, वह सिर्फ फॉर्मल इंट्रोडक्शन और पड़ोसियों से मिलने आए थे। उन्होंने डिनर का आमंत्रण विनम्रता से मना किया और उठ खड़े हुए। इस बार उन्हें बाहर तक छोड़ने की पहल अनिका ने खुद की। माँ, करणवीर, आयशा ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। अब तक वह बस सब कुछ ध्यान से सुन रही थी, देख रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि अनिका और मिस्टर जिंदल एक दूसरे को पहले से जानते हैं? उसका सवाल हवा में ठहर गया। आयशा की नजर में उसकी ननद अनिका मित्तल हमेशा से ही गर्वीली और थोड़ी दूरी बनाए रखने वाली रही थी। बहुत कम पुरुष थे जो उसका ध्यान अपनी ओर खींच पाते। सालों तक अनिका का दिल और दिमाग सिर्फ एक ही नाम के इर्द गिर्द घूमता रहा था, वैभव राणा। उसे चाहने में उसने कभी कोई संकोच नहीं किया, कोई झिझक नहीं दिखाई। लेकिन आज आयशा ने पहली बार देखा था कि अनिका किसी और पुरुष से इतनी सहजता और अपनापन दिखा रही है। शनाया शाह ने भी बात आगे बढ़ाई। अनिका और रविंद्र जिंदल की कई बार मुलाकात हो चुकी है। उसने बताया था कि उनकी पहली मुलाकात सड़क पर हुई थी। अनिका ने अनजाने में उनका रास्ता रोक लिया था और उन्होंने शालीनता से साइड देकर उसे आगे बढ़ने दिया। माधुरी ने हल्की आवाज में जोड़ा, मिस्टर जिंदल वाकई एक असाधारण व्यक्ति हैं। उनके परिवार के पुरुष भी राणा परिवार की तरह ही प्रतिष्ठित हैं, बस फर्क इतना है कि वे बहुत दूर रहते हैं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शनाया सोच में डूब गई। क्या अनिका और रविंद्र जिंदल के बीच कुछ पनप सकता है? फिर उसे याद आया, रविंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि दूर मुंबई में रहते हैं और माधुरी की इकलौती बेटी होने के नाते अनिका शायद ही इतनी दूर जाकर बसना चाहे। शनाया ने मन ही मन उस विचार को वहीं छोड़ दिया। अगर अनिका और रविंद्र के बीच कुछ आगे बढ़ता है तो वे दोनों अपने रास्ते खुद तय करेंगे। वैभव और उसके रिश्ते में जो तूफान आए थे, उनके सामने यह सब तो बहुत छोटा लगता था। वैसे भी रविंद्र ने हाल ही में मित्तल परिवार के बंगले से सटा हुआ घर खरीद लिया था, जहां पहले मीलों की दूरी थी, अब बस एक दीवार रह गई थी। रविंद्र को विदा करने के बाद अनिका वापस अंदर आई और बोली, माँ, अब शनाया बिल्कुल सहज चल पा रही है।
चलें? माधुरी ने शनाया को खड़े होने का इशारा किया। जरा 2-4 कदम चलकर दिखाओ। शनाया ने एड़ी संभालते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अब चाल में पहले जैसी झिझक नहीं थी। माधुरी संतुष्ट हो गई और उठ खड़ी हुई। आयशा ने पास रखी खूबसूरत क्लच उठाकर अपनी सास के हाथ में थमा दी। आयशा, घर का और अपना ध्यान रखना, माधुरी ने स्नेह और चिंता के मिले जुले स्वर में कहा। अभी गर्भावस्था की शुरुआत है, भले ही चलने फिरने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। आराम करना। करणवीर तुम्हारे साथ रहेगा। मैं अनिका और शनाया को लेकर जाती हूँ। मैं ध्यान रखूंगी माँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। आयशा ने शरारत से अनिका और शनाया को आंख मारी, लेकिन जैसे ही माधुरी ने उसकी ओर देखा, वह फिर से सीधी सादी बहू बन गई। वह और करणवीर दोनों ने मिलकर उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। आज की दावत दीवान परिवार की ओर से थी, उनकी बड़ी बेटी के 18वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में। रास्ते में माधुरी लगातार शनाया से दीवान परिवार के बारे में सवाल पूछती रही। रिश्ते, कारोबार, पसंद नापसंद। शनाया ने एक भी सवाल का जवाब गलत नहीं दिया। माधुरी संतुष्ट होकर बोली, शनाया, तुम्हारी याददाश्त अनिका से कहीं बेहतर है। अनिका तो जिनसे मिलती है उन्हें याद ही नहीं रखती। अनिका तुरंत बोल पड़ी, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं लगती याद रखने की, जिनसे मेरी नहीं बनती उन्हें याद रखकर क्या करूं। माधुरी ने हंसते हुए उसकी पेशानी पर उंगली ठोंकती। देखा, यही आदत है जो मुझे परेशान करती है। ऐसे रवैये के साथ शादी करना मुश्किल हो जाएगा। तो मत कराओ शादी। अनिका ने कंधे उचका दिए। मैं पापा मम्मी के साथ ही जिंदगी बिता लूंगी। शनाया हंस पड़ी। अनिका जैसी है वैसे ही बिल्कुल ठीक है। मुझे उसका स्वभाव बहुत पसंद है। अनिका को किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं थी। उसका आत्मविश्वास ही उसकी पहचान था। तुम दोनों। माधुरी ने सिर हिलाया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। मैं तुमसे बहस नहीं करने वाली। उन्हें सच में खुशी थी कि उनकी बेटी और भतीजी के बीच इतना अपनापन था। थोड़ी देर बाद शनाया ने सहजता से कहा, मामी, मैं इस वीकेंड घर वापस जा रही हूँ। माधुरी ने कारण नहीं पूछा, बस इतना कहा, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे मौसा धर्मेंद्र के साथ आऊंगी। ठीक है, वैभव और मैं शायद। शनाया ने पल भर रुक कर कहा, नाश्ते के बाद निकल जाएंगे। मुझे ईंटें और गिट्टी खरीदनी है, ट्रक भरकर। कल ही जाकर वापस लानी होंगी। मैं कहूंगी कि मम्मी पापा के घर की मरम्मत या फिर दोबारा निर्माण कराना है। माधुरी चुप हो गई। वह समझ गई थी यह सिर्फ घर की मरम्मत नहीं थी, यह शनाया की ओर से अपने दादा दादी के खिलाफ एक औपचारिक ऐलान था। अपने माता पिता के हक की लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। क्या शनाया आज रात की पार्टी में अच्छे से व्यवहार कर पाएगी? जानने के लिए